मेरा नाम फरहाना है और पेशे के लिहाज से मैं एक वकील हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है और मैं बेवा हूँ। मेरे शौहर को फौत हुए 1 साल हो गया है। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। अपने शौहर की वफात के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके जाने के बाद जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई थी। मैं थी और मेरी तन्हाइयाँ। लेकिन कहते हैं कि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी कब मामूल पर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी रोजमर्रा की मसरूफियत ने सब गम मुझे भुला दिए थे। मैं दिन को चैम्बर में रहती और रात को अपने केसेस के मुताले में मगन रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैं अपने शौहर के साथ जिंदगी को मुकम्मल इंजॉय करती थी। लेकिन अब मेरे शौहर नहीं रहे थे तो मैं अपनी रूटीन लाइफ में मगन रहने लगी। 1 साल मजीद गुजर गया और मैं एक मशीन बन गई थी। मेरे अंदर एहसासात और जज्बात की इस कदर किल्लत हो गई थी कि किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैं चूंकि अपने शौहर की डेथ के बाद अपने वालिदैन के घर शिफ्ट हो गई थी तो वो मुझे हर तरह से समझाते और मुझे हर मुमकिन दिलासा देते, लेकिन मैं तिससे मिस ना हुई। आखिरकार उन्होंने कहा कि बेटी तुम अभी जवान हो और दूसरी शादी कर लो। तो ये सुनकर मैं बिदक गई और बोली नहीं, मैंने अब शादी नहीं करनी, मैं अपनी इसी जिंदगी में खुश हूँ। तो वो खामोश हो गए। मेरा रूटीन का काम जारी था, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी ही पलट दी। हुआ यूं कि मैं अपने चैम्बर में बैठी अपने रोजमर्रा के काम निपटा रही थी कि 5 आदमी अंदर दाखिल हुए। 3 बुजुर्ग थे और एक शख्स ऐसा था जिसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान होगी। उनमें से एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र गालिबन 24 या 25 साल होगी। दराज कद और खासा स्मार्ट था। अंदर दाखिल होकर वो मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। वो सब मेरे टेबल के सामने और तरफ रखी कुर्सियों पर बैठ गए तो मैंने अपने पेशा वराना अंदाज में पूछा, जी फरमाइए क्या मसला है। उनमें से एक बुजुर्ग अपना गला साफ करके बोला, बात यह है वकील साहिबा, ये जो लड़का है इसने स्मार्ट लड़के की तरफ इशारा किया। इस पर इल्जाम लगाया गया है कि इसने एक लड़की के खातिर इसके घर दाखिल हुआ है। फिर वो तफसील से बताता गया कि वो कौन है, किसने केस किया कि ये इसके घर दाखिल हुआ है और कैसे जमानत हुई। मैंने गौर से इस लड़के की तरफ देखा। देखने में तो वो खासा मासूम था, लेकिन मैं मर्द की नेचर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं बोली, जनाब मैं इसका केस लड़ने को तैयार हूँ, अब मुझे जमानत की फाइल और इसके केस की फाइल ला दे। सब कुछ क्लियर हो गया तो मैंने उनसे कहा, अब थोड़ी देर बाहर चले जाए, मुझे इससे कुछ पूछना है। वो सब बाहर चले गए। अब सिर्फ मैं और वो लड़का वहाँ रह गए। मैंने इस लड़के की आंखों में देखा और पूछा, हाँ तो शाहिद साहिब क्यों अब इस मासूम लड़की के घर गए? वो इस अचानक और इतने सख्त सवाल के लिए कतई तैयार नहीं था और घबरा कर बोला, नहीं वकील साहिबा मैं नहीं गया, इसने इल्जाम लगाया है मुझ पर। मैं अपनी रिवाल्विंग कुर्सी से उठी और इसके सामने खड़ी हो गई और बोली, देखे शाहिद साहिब अब मुझे बता दे कि अब गए हैं या नहीं, वरना बाद में मुझे पता चल जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल होगी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर इसने इस बात में सर को हिला दिया। मैंने पूछा कि मुझे तफसील से सच बताओ तो वो बताने लगा। ये 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरी एक क्लास फेलो थी सारा, जिसे मैं पसंद करता था। तो एक रात में इसके घर गया और सारा के साथ प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि इसके घर वाले फौरन आ गए और उन्होंने मुझे पकड़वा कर हवालात में बंद करवा दिया, लेकिन मैंने जमानत पर रिहाई ले ली है। ये कहकर वो खामोश हो गया। इसकी फाइल पढ़ने के बाद बज़ाहिर तो इसके बचने के इम्कानात बहुत कम नजर आते थे, सारे सबूत इसके खिलाफ जाते थे। खैर ये सब कुछ सोचते हुए मैंने इसे जाने की इजाजत दे दी। जाते हुए जब इसने अपना हाथ मुझसे मिलाया तो मुझे अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझसे हाथ मिलाया था और मुझे अपने जवान और भरपूर होने का एहसास हुआ था। इसके बाद वो चला गया और मैं अपने काम निपटाने में मसरूफ हो गई। शाम को केसेस की फाइल उठाकर मैं घर चली गई, खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। रेस्ट करने के बाद मैं उठी और अपने स्टडी रूम में चली गई और फाइलें उठाकर देखने लगी। फाइलें पढ़ते पढ़ते एकदम शाहिद के नाम वाली फाइल सामने आ गई। मेरी आंखों के सामने चौमुक्का हुआ और इस हैंडसम लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं इसके ख्यालों में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने फाइलों को उनके हाल पर छोड़ा और स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गई और अपना मुंह तकिए में छुपाकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगी। एक फिल्म सी मेरी आंखों में चली और वो सारे मनाजिर जो यूनिवर्सिटी और मेरी शादी से रिलेटेड थे मेरे जहन में घूमने लगे और मैं 5 साल पीछे चली गई। इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से LLM कर रही थी। मैं लॉ के डिपार्टमेंट में अपना एक मकाम रखती थी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। मेरे यूनिवर्सिटी में कई लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थीं और मैं वो वाहिद लड़की थी
जिसने लड़कों की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। अपनी खूबसूरती और हुस्न से मैंने बहुत से लड़कों को अपना गिरविदा बनाया हुआ था। जब मैं फाइनल ईयर में थी तो बिजनेस डिपार्टमेंट की एक लड़की नाहिदा से मेरी दोस्ती हो गई। नाहिदा बहुत हंसमुख थी और बातें करते करते इसका मुंह नहीं थकता था। एक दिन मैं कैंटीन गई तो नाहिदा एक लड़के से बैठी गुपशप कर रही थी। मैंने भी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए तो मुझे देखते ही नाहिदा की आंखें खिल गई। वो मुझे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाते हुए इस अजनबी लड़के से मेरा तारुफ करवाते हुए बोली, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त फरहाना है। हाँ, वो अजनबी लड़का इसकी बात काटते हुए शोखी से बोला और जेर लब मुस्कुराने लगा। मैं हैरान रह गई और नाहिदा भी, क्योंकि इस लड़के को मैंने कभी नहीं देखा था और न कभी नाहिदा ने मेरा तारुफ इससे कराया था। नाहिदा झट से बोली, शाहजेब तुम्हें कैसे पता उनका नाम? वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा, तुम सारा दिन मेरे सामने जिस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करती रहती हो, ये मोहतरमा इस मेयार पर पूरी उतरती है। और उन्हें देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी थी, इसे देखते हुए मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि यही फरहाना है। लड़के ने वजाहत की और मैं इस लड़के की फिरासत की कायल हो गई और वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था और मैं अनजाने में शाहजेब के बहुत करीब आ गई थी। शाहजेब MBA कर रहा था, इसके डैडी का अपना बिजनेस था और हमने एक साथ ही एजुकेशन कंप्लीट की और मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक माहिर वकील के तहत प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन मेरी और शाहजेब की मुलाकातों में कोई फर्क नहीं आया। हम एक दूसरे को शिद्दत से चाहने लगे थे और आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं फरहाना से फरहाना शाहजेब बन गई। मेरे नाम में जेब जैसे प्यारे लफ्ज का इजाफा हो गया। कितनी बड़ी शादी थी और इतना हल्ला गल्ला मेरी यूनिवर्सिटी की सहेलियों और जेब के दोस्तों ने किया, जो मेरी चंद खूबसूरत यादों में एक थी। एक लड़की की जिंदगी में इसकी शादी का लम्हा तो सबसे खूबसूरत होता है जब वो रुखसत होकर पिया के घर सुधार जाती है। खैर, वो लम्हा आ गया जब मैं जेब के कमरे में सिर्फ इसके लिए सज्जी सनवरी बैठी उनका इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुए और मैंने जल्दी से चेहरा छुपा लिया और सीधी होकर बैठ गई। वो आहिस्ता से मेरे पहलू में बैठ गए और मेरे चेहरे से दुपट्टा उठा दिया तो मुझे ना जाने क्यों शर्म आ रही थी। हालांकि यही जेब था जिनके साथ मैं घंटों बातें करती रहती थी। उन्होंने अपनी जेब से एक मखमल की डिबिया निकाली और इसमें से एक खूबसूरत अंगूठी निकालकर मुझे पहनाई और बोले, मेरी जान, ये तुम्हारे काबिल तो नहीं है, लेकिन सच्चे और मुखलिस जज्बों की निशानी समझ कर रख लो। मैं वो अंगूठी चूमते हुए बोली, ये मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद काफी देर तक हम दोनों प्यार भरी बातें करते रहे और अब मेरा उनके बगैर और उनका मेरे बगैर एक पिल भी दिल ना लगता था। जब वो ऑफिस होते तो मैं कई बार उन्हें फोन करती और जल्दी काम खत्म करके घर आने का कहती। फिर जब उनके आने का वक्त होता तो मैं खूब सज्जी सनवरी उनका इस्तकबाल करती थी। ये सिलसिला चलता रहा और हमारी मोहब्बत दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो मुझे अक्सर कहते कि जान, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं महबूबा ही समझता हूँ और मैं उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा कर रह जाती थी। फिर 2 साल गुजर गए और आखिरकार वो हजारों अरमान लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो शाम को किसी बिजनेस मीटिंग में दुबई जाने के लिए निकले थे। जाते हुए प्यार से मुझसे मिले थे और कहा था, बेगम मैं 4 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ। ये कहकर वो दुबई जाने के लिए तैयार हो गए और निकल गए। मैं भी अपने कामकाज में मसरूफ हो गई और तकरीबन 1 घंटे बाद किसी ने फोन किया कि दुबई जाने वाला प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो गए हैं, जिसमें अब के शौहर भी शामिल हैं। ये सुना गोया क़यामत टूट पड़ी। अब जेब के बगैर इतना बड़ा घर वीरान सा लगता था और तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। सो मैं अपने घर अपने वालिदैन के पास शिफ्ट हो गई और खुद को मसरूफ कर लिया था उन्हें बुलाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी और वो एक ऐसी याद थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। और आज जिसका केस लड़ने का मैंने इरादा किया था वो मेरे मरहूम शौहर से बिल्कुल मिलता जुलता था। वही रोशन आंखें थीं जिसने मेरे मरहूम शौहर की याद ताज़ा कर दी थी। सिर्फ इसी वजह से मैं इसका मुकदमा लड़ने पर मजबूर हो गई थी। फिर ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं नींद की वादियों में उतर गई। खैर, सुबह में काफी लेट उठी थी। नाश्ता खुद बनाया क्योंकि माँ और दादा मामू के पास दूसरे शहर गए हुए थे। फिर मैं चैम्बर जाने की तैयारी करने लगी और आज मैं खिलाफ मामूल काफी नक्सक से तैयार हुई थी। एक सुर्ख रंग का सूट निकाला जो खासा मुझ पर सूट करता था। अपने लबों पर लिपस्टिक लगाई और खुशबू से खुद को महकाया और फिर चैम्बर चली गई। वहाँ अपने कागजात वकालत अपने मुंशी को दिए जो इसने जज को जमा करवाए। चंद दूसरे छोटे छोटे कामों से मैं फारिग होकर अपना सर कुर्सी पर रखा और अपनी आंखें मूंद ली और शाहिद के बारे में सोचने लगी। इसका केस खासा खराब था और तमाम गवाह और सबूत इसके खिलाफ थे और इसके बचने की कोई उम्मीद ना थी।
सारा के घर वालों ने इसे इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा था। अब जो कुछ करना था मुझे ही करना था, और मुंशी ने बताया था कि मुकदमे की समाअत 15 दिन बाद है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि दस्तक की आवाज सुनाई दी तो मैंने अपनी आंखें खोली और काम इन कहा। आने वाले वजूद को देखकर बेइख्तियार में मचल उठी। ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट में शाहिद मुझे बहुत निखरा निखरा लगा। अंदर आकर इसने सलाम किया और मैंने जवाब दिया और इसे बैठने का इशारा किया। वो मेरे सामने बैठ गया और इसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। शाहिद ने कहा, मैम आपने मैसेज किया था, खैरियत थी? वो कुछ परेशानी से बोला तो मैंने कहा, जी हाँ मिस्टर शाहिद। मैंने गला साफ करते हुए कहा, बात यह है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं आपके लिए ज्यादा देर नहीं ला सकूंगी। सारा के घर वालों ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई दलील कारगर नहीं हो सकती। इसका चेहरा परेशानी से बिगड़ गया और इसके माथे पर एसी में भी पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, क्या कोई भी ऐसा हल नहीं है? मैं नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, कोई भी चीज आपको नहीं बचा सकती। अब वो काफी देर सर झुकाए बैठा रहा और मैं इसकी हालत से महजूज होती रही। फिर मैंने खामोशी तोड़ी और बोली, शाहिद साहिब, ऐसे कामों का फल हमेशा कड़वा होता है और आपको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। तब वो बोला, मैडम मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो लरसती हुई आवाज में बोल कर चुप हो गया। मैंने एक लंबी सांस खारिज की और धीमे लहजे में बोली, मिस्टर शाहिद, जवानी बड़ी बेदर्द होती है लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है। अब तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं। मायूसी गुनाह है और ऐसा कोई भी मसला दुनिया में नहीं होता जिसे हल न किया जा सके। मैं गोया सस्पेंस करते हुए बोली। इसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और चंद लम्हे पहले मैं इसके ना बचने की नवीद सुना रही थी और अब एक ऐसी बात कर दी थी कि वो चौंक गया था और मेरी तरफ अपनी आंखें फैलाकर देखने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी और बोली कि जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ थोड़ा तेज है लेकिन इससे तुम्हारे बच जाने के इम्कानात रोशन हैं। फिर मैं इसे सारी तफसील बताती गई और वो मेरी एक एक बात को सुनता गया और सारी बात सुनाने के बाद मैंने इसे जाने का कहा और जल्दी ये काम निपटाने को कहा। वो उठा और फर्त जज्बात में बोला कि मैडम आप अजीम हैं। ये कहकर इसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया और खुशी से बाहर चला गया। फिर वो दिन गुजर गया और अगले दिन वो मेरे पास आया और इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। वो बोला, मैडम एक काम तो हो गया है लेकिन दूसरा थोड़ा गंभीर है, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा। मैं मुस्कुरा उठी। फिर मैंने कहा कि मैं घर जा रही हूँ, आज कुछ काम है। मैं और वो एक साथ बाहर निकले और हम बातें करते जा रहे थे और फिर सड़क पर आ गए। मेरा घर करीब था इसलिए मैं गाड़ी नहीं लेती थी, हर रोज रिक्शा पकड़कर घर पहुंचती थी। मैं रिक्शा की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ा रही थी कि शाहिद अपनी हैवी बाइक पर मेरे सामने नमूदार हुआ और बोला, मैडम मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने थोड़ा पसोपेश किया, फिर बैठ गई और इसने बाइक रोड पर डाल दी और मैं इसके पेट पर हाथ रखे हुए थे। फिर अचानक मेरे घर की गिल्ली का टर्न लेते हुए इसकी बाइक एक गाड़ी से टकरा गई और मैं उछलकर दूर जा गिरी और मेरे पांव बुरी तरह कुचले गए। शाहिद को कोई खास चोट नहीं आई थी क्योंकि बाइक और गाड़ी की स्पीड सुस्त थी तो वो बच गया था और मैं अपना तवाजुन खोकर गिर गई थी। फिर वो जल्दी से मुझे करीब एक अस्पताल ले गया और मरहम पट्टी के बाद वो मुझे मेरे घर ले आया। मैं इसका सहारा लिए हुए थी और घर की तरफ चल रही थी। घर के अंदर पहुंचे तो शाहिद ने मुझसे पूछा कि किस कमरे में जाना है, तो मैंने इसे सीढ़ियां चढ़ने का कहा। फिर इसे गाइड करते हुए अपने कमरे में ले गई। वो मुझे मेरे कमरे में ले आया और मेरे बिस्तर पर मुझे आहिस्तगी से बिठा दिया और वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ा शर्मसार होकर बोला कि मुझे मुआफ कर दीजिए कि मैं आपको सही सलामत घर ना पहुंचा सका और मेरी गलती ने आपको इस स्टेज पर पहुंचा दिया। मैं बोली कि आपका ध्यान कहाँ था? मेरे इस सवाल पर वो बकिल गया और इसका चेहरा सुर्ख हो गया और मैं भी खूब जानती थी कि वजह क्या थी। अब जबकि इतना सख्त लहजे में मैंने जो सवाल पूछा था इसका वो क्या जवाब देता, लेकिन इसका जवाब इसकी आंखों में मैं साफ देख सकती थी। वो खामोश नजरों से मेरी तरफ देख रहा था तो मैं एकदम खुखिल्ला कर हंस पड़ी और वो शायद ये समझ रहा था कि चोट ने मेरे दिमाग पर असर किया है, तभी तो मैं पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई हूँ और वो बगौर मेरी हरकत देख रहा था। मैं थोड़ी देर हंसी और फिर खामोश होकर इसकी तरफ कातिल नजरों से देखने लगी। इसने चंद लम्हों में आंखों में देखा और फिर अपनी नजरें झुका ले। मैं बोली, शाहिद उधर आ, तो इसने एकदम मेरी तरफ देखा और कुर्सी से ना उठा। फिर मैंने कुछ मुंह से ना कहा और अपनी उंगली को हिलाते हुए इसे अपने पास बुलाने लगी। वो आहिस्तगी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे पास आया और बैठ गया।